नमस्कार। आज आपके साथ हिंदी कहानी के साथ आए हैं। पद्मावती की प्रेम कहानी बेताल पचीसी की पहली कथा है। यह कहानी राजा विक्रमादित्य की कुशाग्र बुद्धि व न्यायप्रियता और बेताल की चतुराई को दिखलाती है। विक्रम और बेताल की अन्य कहानियाँ पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनने के लिए भी जुड़े रहिए। राजा विक्रम के कंधे पर लटका बेताल पद्मावती की प्रेम कहानी सुनाते हुए बोला, आर्यावर्त में वाराणसी नाम की एक नगरी है जहाँ भगवान शंकर निवास करते हैं। पुण्य आत्मा लोगों के रहने के कारण वह नगरी कैलाश भूमि के समान जान पड़ती है। उस नगरी के निकट अगाध जल वाली गंगा नदी बहती है जो उसे कंठहार की तरह सुशोभित होती है। प्राचीन काल में उस नगरी में एक राजा राज करता था जिसका नाम था प्रताप मुकुट। प्रताप मुकुट का ब्रज मुकुट नामक एक पुत्र था जो अपने पिता की ही भांति बहुत धीर वीर और गंभीर था। वह इतना सुंदर था कि कामदेव का साक्षात अवतार लगता था। राजा के एक मंत्री का बेटा बुद्धि शरीर उस व्रजमुकुट का घनिष्ठ मित्र था। एक बार व्रजमुकुट अपने उस मित्र के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। वहां घने जंगल के बीच उसे एक रमणीक सरोवर दिखाई दिया जिसमें बहुत से कमल के सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए थे। उसी समय अपनी कुछ सखियों सहित एक राज्य कन्या वहां आई और सरोवर में स्नान करने लगी। राज्य कन्या के सुंदर रूप को देखकर व्रज मुकुट उस पर मोहित हो गया। राजकन्या ने भी व्रज मुकुट को देख लिया था और वह भी पहली ही नजर में उसकी ओर आकृष्ट हो गई। राजकुमार व्रज मुकुट अभी उस कन्या के बारे में जानने के लिए सोच ही रहा था कि राजकन्या ने खेल खेल में ही उसकी ओर संकेत करके अपना नाम दाम भी बता दिया। उसने एक कमल के पत्ते को लेकर कान में लगाया, दंत पत्थर से देर तक दांतों को खुरचा, एक दूसरा कमल माथे पर तथा हाथ अपने हृदय पर रखा। किंतु राजकुमार ने उस समय उसके इशारों का मतलब न समझा। उसने बुद्धिमान मित्र बुद्धि शरीर ने उस इशारों का मतलब समझ लिया था। अंत मंद मंद मुस्कुराता हुआ अपने मित्र की हालत देखता रहा जो उस राजकन्या के प्रेम बाण से आहत होकर राज्य कन्या और उसकी सखियों को वापस जाते देख रहा था। राजकुमार घर लौटा तो वह उदास था। उसकी दशा जल बिन मछली की भांति हो रही थी। वैसे जब से वह शिकार से लौटा था उस राज्य कन्या के वियोग में उसका खाना पीना छूट गया था। राजकुमारी की याद आते ही उसका मन उसे पाने के लिए बेचैन होने लगा। एक दिन बुद्धि शरीर ने राजकुमार से एकांत में इसका कारण पूछा। कारण जानकर उसने कहा कि उसका मिलना कठिन नहीं है। तब राजकुमार ने अधीरता से कहा, जिसका ना तो नाम दाम मालूम है और ना जिसके कुल का कोई पता है वह भला कैसे पाई जा सकती है। फिर तुम व्यर्थ ही मुझे भरोसा क्यों दिलाते हो। पद्मावती के इशारों का मतलब। इस पर मंत्री पुत्र बुद्धि शरीर बोला, मित्र उसने तुम्हें इशारों से जो कुछ बताया था क्या तुमने नहीं देखा। सुनो, उसने कानों पर उत्कमल रखकर बताया कि वह राजा करुणा पतल के राज्य में रहती है। दांतों से खुरच कर यह संकेत दिया कि वह वहां के दंतवैद्य की कन्या है। अपने कान में कमल का पत्ता लगाकर उसने अपना नाम पद्मावती बताया और हृदय पर हाथ रखकर सूचित किया कि उसका हृदय तुम्हें अर्पित हो चुका है। कलिंग देश में करुणापतल नाम का एक सुख्यात राजा है। उसके दरबार में दंतवैद्य की पद्मावती नाम की एक कन्या है जो उसे प्राणों से भी अधिक प्यारी है। दंतवैद्य उस पर अपनी जान छिड़कता है। मंत्री पुत्र ने आगे बताया, मित्र ये सारी बातें मैंने लोगों के मुख से सुनी रखी थी, इसलिए मैंने उनके उस इशारों को समझ लिया जिससे उसने अपने देश आदि की सूचना दी थी। मंत्री पुत्र ने ऐसा कहने पर राजकुमार को बेहद संतोष हुआ। प्रिया का पता लगाने का उपाय मिल जाने के कारण वह प्रसन्न भी था। वह अपने मित्र के साथ अगले ही दिन खेत का बहाना करके अपनी प्रिया से मिलने चल पड़ा। आधी रात में अपने घोड़े को वायु वेग से दौड़ाकर उसने अपने सैनिकों को पीछे छोड़ दिया और केवल मंत्री पुत्र के साथ कलिंग की ओर बढ़ चला। राजा करुणापतल के राज्य में पहुंचकर उसने दंतवैद्य की खोज की और उसका घर देख लिया। तब राजकुमार और मंत्री पुत्र ने उसके घर के पास ही निवास करने के लिए एक वृद्ध स्त्री के मकान में प्रवेश किया। मंत्री पुत्र ने घोड़ों को दाना पानी देकर उसने उन्हें छिपाकर बांध दिया। फिर राजकुमार के सामने ही अपने
वृद्धा से कहा, हे माता, क्या आप संगरम वदनम नाम के किसी दंत वैद्य को जानती है? यह सुनकर उस वृद्ध स्त्री ने आश्चर्यपूर्वक कहा, हाँ मैं जानती हूँ, मैं उसकी दाई हूँ, लेकिन अधिक उम्र हो जाने के कारण उन्हें मुझे अपनी बेटी पद्मावती की सेवा में लगा दिया है, किंतु वस्त्रों से हीन होने के कारण मैं सदा अपने उनके पास नहीं जाती। मेरा बेटा नालायक और जुआरी है, मेरे वस्त्र देखते ही वह उन्हें उठा ले जाता है। बुढ़िया के ऐसा कहने पर प्रसन्न होकर मंत्री पुत्र ने अपने उत्तरीय आध वस्त्र उसे देकर संतुष्ट किया। फिर वह बोला, तुम हमारी माता के समान हो, पुत्र समझकर हमारा एक कार्य गुप्त रूप से कर दो तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। तुम इस दंत वैद्य की कन्या पद्मावती से जाकर कहो कि जिस राजकुमार को उसने सरोवर के किनारे देखा था वह यहाँ आया हुआ है। प्रेमवश उसने यह संदेश कहने के लिए तुम्हें वहाँ भेजा है। उपहार मिलने की आशा में वह बुढ़िया तुरंत ऐसा करने को तैयार हो गई। वह पद्मावती के पास पहुंची और संदेश पद्मावती को देकर शीघ्रता से लौट आई। पूछने पर उसने राजकुमार और मंत्री पुत्र को बताया, मैंने जाकर तुम लोगों के आने की बात गुप्त रूप से उससे कही। सुनकर उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा और कपूर लगे अपने दोनों हाथों से मेरे दोनों गालों पर कई थप्पड़ मारे। मैं इसका अपमान को सहन न कर सकी और दुखी होकर रोती हुई वहां से लौट आई। बेटे, समय अपनी आंखों से देख लो, मेरे दोनों गालों पर अभी भी उसके द्वार मारे गए थप्पड़ों के निशान मौजूद है। राजकुमार की प्रतीक्षा। बुढ़िया द्वारा बताए जाने पर राजकुमार उदास होगा, किंतु महा बुद्धिमान मंत्री पुत्र ने उसे एकांत में कहा, तुम दुखी मत हो मित्र। पद्मावती ने बुढ़िया को फटकार कर कपूर से उजली अपनी 10 उंगलियों की छाप द्वारा तुम्हें यह बताने की कोशिश की है कि तुम शुक्ल पक्ष की 10 चांदनी रातों तक प्रतीक्षा करो। ये रातें मिलने के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर मंत्री पुत्र राजकुमार और पद्मावती की प्रेम कहानी को सफल बनाने के लिए बाजार में गया और अपने पास का थोड़ा सा सोना बेच आया। उसने मिले धन से उसने बुढ़िया से उत्तम भोजन तैयार करवाया और वृद्धा के साथ ही भोजन किया। इस तरह 10 दिन बिताकर मंत्री पुत्र ने उस बुढ़िया को फिर पद्मावती के पास भेज दिया। बुढ़िया उत्तम भोजन के लोभ में यह कार्य करने के लिए फिर से तैयार हो गई। बुढ़िया ने लौटकर उन्हें बताया, आज मैं यहाँ से जाकर चुपचाप उसके पास खड़ी रही, तब उसने समय ही तुम्हारी बात कहने के लिए मेरे अपराध का उल्लेख करते हुए मेरे हृदय पर महावर लगी अपनी 3 उंगलियों से आघात किया। इसके बाद मैं उसके पास से यहाँ चली आई। 3 रातें बीत जाने के बाद मंत्री पुत्र ने अकेले में राजकुमार से कहा, तुम कोई शंका मत करो मित्र। पद्मावती ने महावर लगी 3 उंगलियों की छाप छोड़कर यह सूचित किया है कि वह अभी 3 दिन तक राजमहल में रहेगी। यह सुनकर मंत्री पुत्र ने फिर से बुढ़िया को पद्मावती के पास भेजा। उस दिन जब बुढ़िया पद्मावती के पास पहुंची तो उसने बुढ़िया का उचित स्वागत सत्कार किया और उसे स्वादिष्ट भोजन भी कराया। पूरा दिन वह बुढ़िया के साथ हंसती मुस्कुराती बातें करती रही। शाम को जब बुढ़िया लौटने को हुई तभी बाहर बहुत डरावना शोरगुल सुनाई दिया। हाय हाय, यह पागल हाथी जंजीरें तोड़कर लोगों को कुचलता हुआ भागा जा रहा है। बाहर से मनुष्य की ऐसी चीख पुकार सुनाई पड़ी। तब पद्मावती ने उस बुढ़िया से कहा, राजमार्ग को एक हाथी ने रोक रखा है, उससे तुम्हारा जाना उचित नहीं है। मैं तुम्हें रस्सियों से बंधी एक पीढ़ी पर बैठाकर उस बड़ी खिड़की के रास्ते नीचे बगीचे में उतरवा देती हूँ। उसके बाद पेड़ के सहारे बाग की 4 दीवारी पर चढ़ जाना और वहां से दूसरी ओर के पेड़ पर चढ़कर नीचे उतर जाना, फिर वहां से अपने घर चली जाना। यह कहकर रस्सी से बांधी पीढ़ी पर बैठाकर उसने बुढ़िया को अपनी दासियों द्वारा खिड़की के रास्ते नीचे बगीचे में उतरवा दिया। बुढ़िया पद्मावती द्वारा बताए हुए उपाय से घर लौट आई और सारी बातें ज्यों की त्यों राजकुमार और मंत्री पुत्र को बता दी। तब उस मंत्री पुत्र ने राजकुमार से कहा, मित्र, तुम्हारा मनोरथ पूरा हुआ। उसने युक्ति पूर्वक तुम्हें रास्ता भी बतला दिया है, इसलिए आज की शाम को तुम वहां जाओ और इसी मार्ग से अपनी उस प्रिया के भवन में प्रवेश करो। पद्मावती और राजकुमार का मिलन। राजकुमार ने वैसा ही किया। बुढ़िया के बताए हुए तरीके द्वारा वह 4 दीवारी पर चढ़कर पद्मावती के बगीचे में पहुंच गया। वहां उसने रस्सियों से बंधी हुई पीढ़ी को लटकते देखा, जिसके ऊपर छज्जे पर राजकुमार की राह देखती हुई कई दासियां खड़ी थी। जो ही राजकुमार पीढ़ी पर चढ़ा, दासियों रस्सी ऊपर खींच ली और वह खिड़की की राह से अपने प्रिया के पास जा पहुंचा। मंत्री पुत्र ने जब अपने मित्र को निर्विघ्न खिड़की में प्रवेश देखा तो वह संतुष्ट होकर वहां से लौट गया।
अंदर पहुंचकर राजकुमार ने अपनी प्रिया को देखा। पद्मावती का मुख चंद्र के समान था, जिसे शोभा की किरणें छिटक रही थी। पद्मावती भी उत्कंठा से भरी राजकुमार के अंग लग गई और अनेक प्रकार से उसका सम्मान करने लगी। अंतत राजकुमार ने गंधर्व विधि से पद्मावती के साथ विवाह रचा लिया और कई दिन तक गुप्त रूप से उसी के आवास में छिपा रहा। कई दिनों तक वहां रहने के बाद एक रात को उसने अपनी प्रिया से कहा, मेरे साथ मेरा मित्र बुद्धिश्री भी यहाँ आया है। वह यहाँ अकेला ही तुम्हारी दाई के घर में रहता है। मैं अभी जाता हूँ, उसकी कुशलता का पता करके उससे समझा बुझाकर पुनः तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यह सुनकर पद्मावती ने राजकुमार से कहा, अरे पुत्र, यह तो बतलाइए कि मैंने जो इशारे किए थे उन्हें तुमने समझा था या बुद्धिश्री ने? मैं तो तुम्हारे इशारे बिल्कुल भी नहीं समझा था। राजकुमार से बताया, उन इशारों को मेरे मित्र बुद्धिश्री ने ही समझकर मुझे बताया था। यह सुनकर और कुछ सोचकर पद्मावती राजकुमार से कहा, यह बात इतने विलंब से कहकर आपने बहुत अनुचित कार्य किया है। आपका मित्र होने के कारण वह मेरा भाई है। पान पत्तों से मुझे पहले उसका ही स्वागत संस्कार करना चाहिए था। ऐसा कहकर उसने राजकुमार को जाने की अनुमति दे दी। तब रात के समय राजकुमार जिस रास्ते से उसी से अपने मित्र के पास गया। पद्मावती से उसने इशारे समझाने के बारे में राजकुमार को जो बातें हुई थी, बातों बातों में सब भी उसने मंत्री पुत्र को कह सुनाई। मंत्री पुत्र ने अपने संबंध में कही गई इस बात को उचित न समझकर इसका समर्थन नहीं किया। इसी बीच रात बीत गई। सवेरे संध्या वदन आग से निवृत्त होकर दोनों बातें कर रहे थे। तभी पद्मावती की एक सखी हाथ में पान और पकवान लेकर वहां आई। उसने मंत्री पुत्र का कुशल मंगल पूछा और लाई हुई चीजें उसे दे दी। बातों बातों में उसने राजकुमार से कहा कि उसकी स्वामिनी भोजन आदि के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही है। बल पर बाद वह गुप्त रूप से वहां से चली गई। तब मंत्री पुत्र ने राजकुमार से कहा, मित्र, अब देखिए, मैं आपको एक तमाशा दिखाता हूँ। यह कहकर उसने कुत्ते के सामने वह भोजन डाल दिया। कुत्ता वह पकवान खाते ही तड़प तड़प कर मर गया। यह देखकर आश्चर्यचकित हुए राजकुमार ने मंत्री पुत्र से पूछा, मित्र, यह कैसा कौतुक है? तो मंत्री पुत्र ने कहा, मैंने उसके इशारे को पहचान लिया था, इसीलिए मुझे धूर्त समझकर उसने मेरी हत्या कर देनी चाहिए थी। इसी से तुमने बहुत अनुराग होने के कारण उसने मेरे लिए विष मिश्रित भगवान भेजे थे। उसे भय था कि मेरे रहते राजकुमार एकमात्र उसी से अनुराग नहीं रख सकेगा और उसके वश में रहकर उसे छोड़कर अपनी नगरी में चला जाएगा। इसीलिए उस पर क्रोध न करो, बल्कि उसे अपने माता पिता के त्याग के लिए प्रेरित करो और सोच विचार उसके हरण के लिए मैं तुम्हें जो युक्त बतलाता हूँ उसके अनुसार आचरण करो। मंत्री पुत्र ने ऐसा कहने पर राजकुमार यह कह उसकी प्रशंसा करने लगा कि सचमुच तुम बुद्धिमान हो। इसी बीच अचानक बाहर से दुख के विकल लोगों का शोरगुल सुनाई पड़ा, जो कह रहे थे कि हाय हाय, राजा का छोटा बच्चा मर गया। मंत्री पुत्र की तरकीब, राजकुमार और पद्मावती की प्रेम कहानी। यह सुनकर मंत्री पुत्र को सन्न हुआ। उसने राजकुमार से कहा, आज रात तो तुम पद्मावती के घर जाओ, वहां तुम उसे इतनी मदिरा पिलाना कि वह बेहोश हो जाए और किसी मृतक के समान जान पड़े। जब वह बेहोश हो तो उस हालत में तुम एक त्रिशूल गर्म करके उसकी जांघ पर लगा देना और उसके गहनों की गठड़ी बांधकर रस्सी के सहारे खिड़की के रास्ते से यहाँ चले जाना। उसके बाद मैं सोच विचार कर कोई वैसा उपाय करूँगा जो हमारे लिए कल्याणकारी हो। राजकुमार ने वैसा ही किया। उसने पद्मावती को जीभ भरकर मदिरा पिलाई। जब वह बेहोश हो गई, उसने उसकी जांघ पर त्रिशूल से एक बड़ा सा दाग बना दिया। उसने गहने की गठड़ी बांधकर अपने साथ ले आया। सवेरे शमशान में जाकर मंत्री पुत्र ने तपस्वी का रूप धारण किया और राजकुमार को अपना शिष्य बनाकर उसे कहा, अब तुम इन भूषणों में से मोतियों का हार लेकर बाजार में बेचने के लिए जाओ, लेकिन इसका दाम इतना अधिक बताना कि इसे कोई खरीद न सके। साथ ही यह भी प्रयत्न करो कि इसे लेकर घूमते हुए तुम्हें अधिक से अधिक लोग देखें। अगर नगर रक्षक तुम्हें पकड़े तो बिना घबराए हुए तुम कहना कि मेरे गुरु ने इसे बेचने के लिए मुझे दिया है। तब राजकुमार बाजार में गया और वहां उस हार को लेकर घूमता रहा। उधर दंत वैद्य की बेटी के गहनों की चोरी की खबर पाकर नगर रक्षक उसका पता लगाने के लिए घूमते फिर रहे थे। राजकुमार को हार के साथ देखकर उन लोगों ने उसे पकड़ लिया। नगर रक्षक राजकुमार को नगरपाल के पास ले गए। उसने तपस्वी के वेश में राजकुमार को देखकर आदर से पूछा, भगवान, मोतियों का यह हार आपको कहाँ से मिला? पिछले दिनों दंत वैद्य की कन्या के आभूषण चोरी हो गए थे, जिससे इस हार का भी जिक्र था।
इस पर तपस्वी शिष्य बना। राजकुमार बोला, इसे मेरे गुरु ने बेचने के लिए मुझे दिया है, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। नगरपाल वहां आया तो तपस्वी रूपी मंत्री पुत्र ने कहा, मैं तो तपस्वी हूँ, सदा जंगलों में यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ। संयोग से मैं पिछली रात इस शमशान में आकर टिक गया था। यहाँ मैंने इधर उधर से आई हुई योगिनियों को देखा। उसमें से एक योगिनी राजपुत्र को ले आई। उसने उसके हृदय निकालकर भैरव को अर्पित कर दिया। मदिरा पीकर वह मायावनी मतवाली हो गई और मुझे मुंह चिढ़ाकर मेरी उस रुद्राक्ष माला को लेने दौड़ी, जिसके मनकों के साथ मैं तब करा था। जब उसने मुझे बहुत तंग किया तो मुझे उस पर क्रोध आ गया। मैंने मंत्र बल से अग्नि जलाई और उसने त्रिशूल तपाकर उसकी जांघ पर दाग दिया। उसी समय मैंने उसके गले से यह मोतियों का हार खींच लिया था। अब मैं ठहरा तपस्वी, यह हार मेरे किसी काम का नहीं, इसीलिए मैंने अपने शिष्य को इसे बेचने के लिए बेच दिया था। यह सुनकर नगरपाल राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा ने बात सुनकर उस मोतियों के हार को पहचान लिया। पहचानने का कारण यह था कि वह हार समय राजा ने ही दंत वैद्य की बेटी को उपहार स्वरूप भेंट किया था। तब राजा ने अपनी एक विश्वास पात्र वृद्धा दासी को यह जांच करने के लिए दंत वैद्य के यहाँ भेजा कि वह पद्मावती के शरीर का परीक्षण कर यह पता करे कि उसकी जांघ पर त्रिशूल का चिन्ह है या नहीं। वृद्धा दासी ने जांच करके राजा को बताया कि उसने पद्मावती की जांघ पर वैसा ही एक दाग देखा है। पद्मावती की प्रेम कहानी में किसका अपराध है? इस राजा को विश्वास हो गया कि पद्मावती ही उसके बेटे को मारकर खा गई है। तब वह समय तपस्वी वेशधारी मंत्री पुत्र के पास गए और पूछा कि पद्मावती को क्या दंड दिया जाए। मंत्री पुत्र के कहने पर राजा ने पद्मावती को नग्न अवस्था में अपने राज्य से निर्वस्त्र कर दिया। नग्न करके वन में निर्वस्त्रित कर दिए जाने पर भी पद्मावती ने आत्महत्या नहीं की। उसने सोचा कि मंत्री पुत्र ने ही यह सब उपाय किया है। शाम होने पर तपस्वी का वेश त्याग कर राजकुमार और मंत्री पुत्र घोड़ों पर सवार होकर वहां पहुंचे जहां पद्मावती शोक मग्न बैठी थी। वह उसे समझा बुझाकर घोड़े पर बैठाकर अपने देश ले गए। वहां राजकुमार उसके साथ सुख पूर्वक रहने लगा। बेताल ने पद्मावती की प्रेम कहानी सुनाकर राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, आप बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, अतः मुझे यह बताइए कि यदि राजा क्रोधवश उस समय पद्मावती को नगर निर्वासन का आदेश न देकर उसे मारने का आदेश दे देता अथवा पहचान लिए जाने पर वह राजकुमार का ही वध करवा देता, तो इन पति पत्नी के वध का पाप किसे लगता? मंत्री पुत्र को, राजकुमार को अथवा पद्मावती को? राजन, यदि जानते हुए भी तुम मुझे ठीक नहीं बताओगे तो विश्वास जानो कि तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। बेताल के ऐसा कहने पर सब कुछ जानते हुए भी राजा विक्रमादित्य ने श्राप के समय भय से उससे ये कहा, योगेश्वर, इसमें से ना जानने योग्य क्या है? इसमें तीनों का कोई पाप नहीं है। जो पाप वह राजा करुणापतल का है। बेताल बोला, इसमें राजा का पाप क्या है? जो कुछ किया वह तो उन तीनों ने किया। हंस यदि चावल खा जाए तो इसमें कौओं का क्या अपराध है? तब विक्रमादित्य बोला, उन तीनों का कोई दोष नहीं था। पद्मावती और राजकुमार का अगन में जल रहे थे। वह अपने स्वार्थ साधन में लगे हुए थे, अतः वह भी निर्दोष थे। उनका विचार नहीं करना चाहिए। लेकिन राजा करुणापतल अवश्य पाप का भागी था। राजा होकर भी वह नीति शास्त्र नहीं जानता था। उसने अपने गुप्तचरों के द्वारा अपनी प्रजा से भी सच झूठ का पता नहीं लगवाया। वह दूसरों के चरित्र को नहीं जानता था, फिर भी बिना विचारे उसे जो कुछ किया उसके लिए वह पाप का भागी हुआ। शव के अंदर प्रविष्ट उस बेताल से जब राजा ने मौन छोड़कर ऐसी युक्त बातें कही, तब उनकी दृढ़ता की परीक्षा लेने के लिए अपनी माया के प्रभाव से वह राजा विक्रमादित्य के कंधे से बेताल उतरकर इसी तरह चली गई कि राजा को पता भी नहीं चला। फिर भी राजा घबराया नहीं। राजा विक्रमादित्य ने उससे फिर से ढूंढ निकालने का निश्चय किया और वापस उसी वृक्ष की ओर लौट पड़ा। इसी तरह इस कहानी का अंत होता है और आगे की और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद।